नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे हिमाचल की खबर की। हिमाचल को मिली औद्योगिक विकास योजना पर अब सियासत शुरू हो गई है। जयराम सरकार जहां इस योजना को लेकर खुश हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने योजना पर सवाल उठा दिए हैं। हिमाचल को औद्योगिक पैकेज तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल की विकास योजना को मंजूरी दे दी है, जो अप्रैल 2017 से लागू मानी जाएगी और 1 अप्रैल 2022 तक रहेगी। जहां सरकार इस योजना को लेकर बेहद खुश है, तो कांग्रेस इसे प्रदेश के साथ धोखा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि योजना में ना तो 3% सब्सिडी दी गई है, ना ही जीएसटी में रिफंड। औद्योगिक विकास योजना हिमाचल और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा धक्का है और केंद्र सरकार ने 2 राज्यों के साथ बहुत फ्रेब किया है और हमारी मांग है, और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी ये चाहिए कि इस मांग को सही तरीके से केंद्र सरकार के समक्ष रखें। उधर औद्योगिक विकास योजना की मंजूरी से गदगद सरकार के मुखिया का कहना है कि हिमाचल को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक औद्योगिक पैकेज मिला था, जो यूपीए के आते ही चला गया, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ अच्छा होगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में एक पैकेज अटल जी के जमाने में मिला था, कांग्रेस के जमाने में चला गया, और फिर से हम अभी मांग कर रहे हैं। अगर पैकेज नहीं मिलता है किसी भी रूप में, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल पैकेज अगर नहीं मिलता तो रियायत किस तरह से मिल सकती है, इस तर्ज पर हमने बात करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छा होगा। वास्तव में कांग्रेस पार्टी को औद्योगिक पैकेज के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए जो औद्योगिक पैकेज दिया था, कांग्रेस पार्टी ने उसको 2010 में समाप्त कर दिया था, जबकि वो पैकेज 2013 तक जारी रखना चाहिए था। औद्योगिक पैकेज को लेकर बेशक सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हिमाचल को आज औद्योगिक पैकेज की दरकार है, ताकि प्रदेश से उद्योगों का पलायन रुक सके और नए उद्योग स्थापित हो सके। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो वहीं कर्ज के मुद्दे पर कभी कांग्रेस को घेरने वाली जयराम सरकार 5वीं बार कर्ज लेने जा रही है। इस बार सरकार 700 करोड़ का कर्ज लेगी। कुल मिलाकर सरकार अभी तक 3000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार को कर्ज के मुद्दे पर घेरने वाली जयराम सरकार अपने कार्यकाल में 5वीं बार कर्ज लेने जा रही है। इस बार सरकार 700 करोड़ का कर्ज लेगी। इसके लिए सरकार ने विकास कार्यों का हवाला दिया। वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। 8 मई को लोन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और 9 मई को सरकार के खाते में लोन की राशि आ जाएगी। हालांकि इस बार सरकार 1 साल के लिए लोन लेने जा रही है। 2 महीने से भी कम समय में सरकार 700 करोड़ का कर्ज ले रही है। 24 जनवरी को जयराम सरकार ने 500 करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद 14 फरवरी को सरकार ने फिर 500 करोड़ का कर्ज लिया। 7 मार्च को भी सरकार ने 500 करोड़ का कर्ज लिया था। अप्रैल में जयराम सरकार ने 300 करोड़ का कर्ज लिया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी सरकार अब तक 3000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। हिमाचल पर अब तक 49,385 करोड़ रुपए का कर्ज है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में प्रदेश पर 46,385 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज के बोझ तले दबी प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि सरकार को आने वाले 7 सालों के दौरान 55% कर्ज का भुगतान करना होगा। कर्ज की भारी भरकम राशि के भुगतान से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। राज्य में बीते 5 सालों में प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ 50% बढ़ा है। यानी प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ 65,444 रुपए तक पहुंच गया है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक हिमाचल अपने जीडीपी का 3% ही लोन ले सकती है। इस साल कर्ज की सीमा 4500 करोड़ रहने का अनुमान है, लेकिन कर्ज लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा।
ऐसे में जयराम सरकार को केंद्र से बेल आउट पैकेज की मांग के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा, तभी हिमाचल सरकार को कर्ज से राहत मिल सकती है। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में अब की बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बार जिन 3 राज्यों में और चुनाव होने वाले हैं वहां एंटी इनकम्बेंसी का सवाल ही नहीं उठता। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर एग्जीक्यूटिव एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बात में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि कर्नाटक में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। मैं इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि एकदम मजबूत सरकार जो विगत के 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की परंपरा बनाई, इसी प्रकार की सरकार यहां बनने जा रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने के दावे के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के विचारों की समानता पर भी सवाल उठाए हैं। मैंने इतना ही कहा है कि एक और कांग्रेस टीपू सुल्तान की जयंती मना रही है और अब इतने सालों के बाद कर्नाटक चुनाव के वक्त पर, एंड वक्त पर पाकिस्तान को भी टीपू याद आ रहा है। ये दोनों के बीच में विचारों की समानता को मैंने उजागर किया है और कुछ। कर्नाटक के अलावा इस साल 3 और राज्यों में होने वाले चुनाव में भी जीत का दावा किया है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। उनका कहना है कि इन राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का सवाल ही नहीं उठता। 10 साल की सरकार होगी तब भी एंटी इनकम्बेंसी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 15 साल की हो गई, अब 15 साल की 20 की भी हो जाएगी। चुनाव के अलावा वर्तमान हालात पर भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुलकर बात की है। उन्होंने एएमयू विवाद पर कहा कि जिन्ना तो भारत के विलेन हैं, उन्हें हीरो कैसे बना सकते हैं। जिनके कारण देश का विभाजन हुआ, देश कई टुकड़ों में बंट गया, इसको हिंदुस्तान की जनता कैसे स्वीकार कर सकती, कैसे सम्मान दे सकती, मेरी तो समझ में कम से कम नहीं आता है। एएमयू विवाद के अलावा कठुआ और उन्नाव मामले पर भी अमित शाह ने बेबाकी से अपनी राय रखी है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कर्नाटक जीत का जो दावा किया है वो अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीएम को पानी के मसले को सुलझाने के लिए खत लिखा है। हालांकि यह खत एसवाईएल को लेकर नहीं, रावी नदी के पानी को लेकर है। सीएम मनोहर लाल ने रावी नदी के मसले पर बैठक बुलाने के लिए कहा। सीएम मनोहर लाल का यह कहना है कि पंजाब से हमारे हिस्से का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है, जिसे रोकने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई है और दोनों राज्यों को इस मसले पर बैठक करनी चाहिए। तो मैंने कल एक अपनी ओर से पत्र लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री को कि भी वो इसमें कोई एक पहल करके, हमने अपने अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि वो पहल करके एक मीटिंग बुलाएं, क्योंकि टेरिटरी उनके क्षेत्र में पड़ती है, तो इसलिए संबंधित स्टेट्स की एक मीटिंग बुला करके और बीबीएमबी के माध्यम से एक प्रोजेक्ट बनवा करके इस पर काम चालू करवाएं। और इसी खबर पर और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीएम को पानी के मसले को सुलझाने के लिए खत लिखा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि अब की बार मुद्दा एसवाईएल को लेकर नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जो रावी नदी का पानी बहकर जा रहा है उसको रोकने के लिए लिखा गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस बारे में और क्या कुछ विजन आप सीएम मनोहर लाल खट्टर का इसके पीछे देख पा रहे हैं? देखिए कि हाल ही में जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी वो रोहतक में आए थे एग्री लीडरशिप समिट में, और वहां उन्होंने ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोककर पंजाब और हरियाणा लाएंगे। उसके बाद से लगातार हरियाणा सरकार हरकत में है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ही एक जो पत्र है वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा है। उस पत्र में उन्होंने मांग की है कि रावी नदी का जो पानी है जो भारत के हिस्से का है, जो दोनों देशों के बंटवारे के वक्त भारत को दिया गया था, वो
अभी भी भारत को नहीं मिल पा रहा है, वो बहकर पाकिस्तान जा रहा है। इसलिए इस पानी को पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ लाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाना चाहिए। इसकी फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट है वो तैयार की जानी चाहिए, और इसके लिए इनिशिएटिव लेने का आग्रह पंजाब से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें केंद्र से भी इनिशिएटिव लेने की मांग करेंगे। जी, लेकिन मनोज, इस बीच सवाल ये उठता है कि अभी एसवाईएल का मसला सॉल्व हुआ ही नहीं है। क्या गारंटी है कि रावी नदी का पानी अगर रोक भी लिया जाएगा तब ये कश्मकश और खींचतान की स्थिति जो पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के लिए बनी रहती है वो तब उत्पन्न नहीं होगी? देखिए, एसवाईएल का जो मुद्दा है वो वाकई में विवाद का विषय है हरियाणा और पंजाब के बीच में। उसकी लड़ाई हरियाणा सरकार कोर्ट में भी लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रही है, और अपने स्तर पर भी उन्होंने लगातार पंजाब से मांग की है। लेकिन ये जो विषय बिल्कुल एसवाईएल से अलग है। कहीं ना कहीं उम्मीद हरियाणा को ये है कि अगर जो रावी नदी का पानी अगर इसको वापस हरियाणा लाया गया तो फिर एक नया विकल्प हरियाणा के सामने होगा, और इसका फायदा सिर्फ अकेले हरियाणा को नहीं होगा बल्कि पंजाब को भी होगा, राजस्थान को भी होगा, और दूसरे राज्य जो भी इस रीजन में है सभी को पानी मिल सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो अगर वाकई रावी नदी के पानी रोके जाने पर एक सहमत हो जाते हैं दोनों ही राज्य, तो पानी की समस्या दोनों ही राज्यों में खत्म की जा सकती है कुछ हद तक। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में नमाज विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने नमाज सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हो बल्कि ईदगाह या मस्जिद में पढ़ी जानी चाहिए, ऐसा कहा। हमारा कहना है कि नमाज पढ़ने के जो स्थान हैं उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए। नमाज यानी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए, और नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता तो अपने निजी स्थान के ऊपर निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। सुना आपने, क्या कहना है सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ रहे लोगों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के भगाने के मामले में सीएम ने चुप्पी तोड़ी और ये नसीहत दी कि नमाज सार्वजनिक जगहों पर नहीं बल्कि मस्जिद या ईदगाह में पढ़ी जानी चाहिए। अगर नमाज पढ़ने के स्थान कम है तो निजी स्थान पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए। सीएम के इस बयान के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। ये जगह कहां पर है, क्या है, ये धर्म का सहारा लेकर के सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगाड़ करके लोगों की भावनाएं भड़का करके, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरीके से आज से नहीं दशकों से यही करता है। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने यह भी साफ किया कि जब तक किसी व्यक्ति को आपत्ति ना हो सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब किसी की शिकायत आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे विषय नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसका प्रदर्शन हो, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर जब तक ऐतराज नहीं होता तब तक कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी विभाग की आपत्ति आती है, किसी व्यक्ति की आपत्ति आती है तो वहां उसको सावधानी हमको बरतनी। और ये पहले ठीक ठाक चल रहा था, बीच में अचानक ये जो बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए हम लोग जो है इस पर ध्यान रखे हुए हैं कि भी उन सबको समझा करके कि जो उचित स्थान है वहीं नमाज पढ़ें, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं। काबिल गौर है कि गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ रहे लोगों को वहां से भगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बाद में कई और जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई। पुलिस ने एक हिंदू संगठन के कुछ लोगों को मामले में गिरफ्तार भी किया था। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने ऐसी जगहों पर पुलिस तैनात की। हालांकि कुछ दिनों से लगातार नमाज पर बवाल मचाने के बाद इस पूरे विवाद पर अब लोगों ने आपसी सहमति बनाकर शांति से इस मसले को सुलझाने का फैसला किया। चंडीगढ़ से मनोज कुमार और करनाल से नमन दी, न्यूज़ 18 हरियाणा। बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर, 2 दिन तक बंद रहेंगे हरियाणा के स्कूल। सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे, यानी कल और परसों स्कूल बंद रहेंगे हरियाणा में। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यह फैसला लिया गया। अगले 2 दिन तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। वेदर फोरकास्ट ही कहता है कि मौसम खराब रहेगा और इसी वजह से हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2 दिनों तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। मंगलवार और सोमवार यानी कल और परसों स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने अवकाश की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 2 दिन स्कूल बंद करने का फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने।
2 दिन बंद रहेंगे हरियाणा के स्कूल। सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे स्कूल। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यह अहम फैसला लिया गया। अगले 2 दिन खराब रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। तो शिक्षा विभाग ने अवकाश की घोषणा कर दी है। आपको याद होगा पिछले 1 हफ्ते में लगातार आंधी तूफान और बारिश की वजह से सैकड़ों जाने गई हैं देश भर में। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी मनोज कुमार चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। मनोज, वेदर फोरकास्ट ये कहता है कि अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा और एहतियातन शिक्षा विभाग ने 2 दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया है। क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस मौसम विभाग की ओर से दी गई हैं? देखिए, क्योंकि मौसम विभाग ने ऐसी चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में पूरे नॉर्दर्न रीजन में तेज आंधी और तूफान की संभावना है। इसको देखते हुए हरियाणा में 2 दिन के लिए जो स्कूल है वो बंद करने का ऐलान किया गया है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की तरफ से ये जो ऐलान है वो किया गया है और 2 दिन तक चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो निजी हो, सभी में अवकाश रखा जाएगा। जी मनोज, जिस तरीके से आपको भी याद होगा, अभी 1 हफ्ते नहीं बीते हैं पूरे देश भर में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया की अगर बात की जाए तो आंधी तूफान अंधड़ की वजह से न जाने कितनी जाने गई हैं। और ऐसे में ये फैसला वाकई काबिले तारीफ माने कि एक फोरसाइट रखते हुए, दूरदर्शिता दिखाते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया। बिल्कुल, ये एहतियाती कदम है क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जाने चली गई, वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको देखते हुए एहतियातन जो कदम है वो हरियाणा सरकार ने उठाया। खासकर स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि 2 दिन तक अगर आंधी तूफान की चेतावनी है तो सबसे ज्यादा जो इस तरीके से थ्रेट इन्हीं बच्चों को है, सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे ही होते हैं, इसलिए सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो 2 दिन तक बंद रहेंगे, एक अहम फैसला देखा जा रहा है दूरदर्शिता दिखाते हुए। एहतियाती कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी ये आई है कि मौसम बेहद ही खराब रहने की संभावना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार को स्कूल हरियाणा में बंद रहेंगे। आपको भी याद होगा पिछले 1 हफ्ते में न जाने कितनी जाने गई हैं। अगर खासकर बात कर ली जाए नॉर्दर्न इंडिया की, यानी कि उत्तरी भारत की, राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, न जाने कितनी जाने बारिश, तेज आंधी और तूफान में चली गई। और एहतियात के तौर पर हरियाणा सरकार ने, खासकर शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ये एक एहतियात के तौर पर अहम कदम उठाया है, क्योंकि ऐसे में अगर बच्चे खुले आसमान के नीचे खराब मौसम में स्कूल जाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को बना रहता है। बड़ी खबर, 2 दिन बंद रहेंगे हरियाणा के स्कूल। सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे स्कूल। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। अगले 2 दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने अवकाश की घोषणा कर दी है। ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है कि कुछ एक स्कूल इन आदेशों को अनदेखा करके स्कूल खुला रखते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा में हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के फर्जी एडीसी की। तो ये फर्जी एडीसी घूम रहा है, जो कि खुद को राज्यपाल का एडीसी अरिजित सेन बताकर हरियाणा में बड़े अधिकारियों पर तबादले और नौकरियां दिलवाने को लेकर फोन कर दबाव बना रहा है। राजभवन शिमला को मिली जानकारी के मुताबिक ये शख्स एडीसी के नाम पर धौंस जमा रहा है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सलाहकार शशिकांत शर्मा ने कहा कि इस बाबत पुलिस को जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो इसी के साथ अपना हरियाणा हिमाचल के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।